झारखंड में एक युवा फायर ब्रांड के तौर पर उभर कर सामने आया है और इस वक्त हम गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में हैं, जहां पे युवा जयराम महतो जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। दादा, ये बताएंगे, राजनीति में आपने कदम रखा, क्या सोच कर रखा आपने? देखिए, राजनीति में कदम जो रखा गया हमारे माध्यम से एक्सीडेंटली ये हुआ। 2-2.5 साल पहले एक मूवमेंट हुआ था भाषा को परीक्षा में शामिल करने को लेकर, और झारखंड और खासकर धनबाद बोकारो ज़िले के जो छात्र हैं उन्होंने असहमति दर्ज कराई कि भाई ये भाषा हमारे क्षेत्र की नहीं है। उड़ीसा में हमारे राज्य की भाषाओं को मान्यता बिल्कुल नहीं मिलेगा, तमिलनाडु में उड़िया भाषा को मान्यता बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो फिर हमारा राज्य चारागाह क्यों बनेगा? आज 23 साल हो गए हमारे राज्य के निर्माण को, लेकिन आज भी हमारे लोग पलायन करते हैं, हमारे लोग शोषण दमन का शिकार होते हैं। जो गैर राज्यों के लोग आए हैं चलकर, उनका दबदबा आज भी कायम है। तो इसलिए का विरोध का स्वर गूंजा कि हमें भाषा से कोई शिकायत नहीं है, भाषा का अपना सीमा नहीं, वो कहीं कोई गाय लिखे, लेकिन सवाल है कि उसे हम कानूनी मान्यता अपने ज़िले में नहीं देंगे। तो उसको लेकर एक आंदोलन हुआ, एक मूवमेंट हुआ और मैं मीडिया के सामने आया। जब मीडिया के सामने मैंने संबोधन रखा तो हमारी बातों में झारखंड की अब तक की दुर्दशा की, चीख पीड़ाओं की तस्वीर सामने नज़र आई। तो लोगों ने सभाओं के माध्यम से मुझे निमंत्रण करने लगे, मैं यहाँ वहाँ जाने लगा, भ्रमण करने लगा। और बीती 2-2.5 साल के बाद एक मैसेज आया कि नहीं, आप जैसे नौजवानों को अब राजनीति में आना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि राजनीति पॉलिटिक्स किया जाए, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कदम बढ़ाया जाए। और हम लोगों ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, बाकायदा ये भी निर्णय लिया कि हम लोग लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। तो आपने लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट में, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, अभी तक जो माहौल बना है हम लोग जीत रहे हैं। चुनाव तो जीत हार होगी ही, लेकिन इंडिपेंडेंट होके आप बिना किसी बूथ मैनेजमेंट के, हमारा कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं है, बस लोगों की भावना है कि गिरिडीह से जयराम महतो लड़ रहा है, उसके प्रत्याशी जहाँ जहाँ लड़ रहे हैं उस लड़के को सपोर्ट करना है कि वो हमारे बच्चों के भविष्य की बात करता है, वो झारखंड में फ्री और फेयर एग्जाम की बात करता है, वो किसानों की ज़मीन की बात करता है, वो मजदूरों के वेतन वृद्धि की बात करता है, और वो हमेशा मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा होता है। तो ये एक मैसेज गया, कहीं बूथ मैनेजमेंट नहीं हुआ है। हमको लगता है कि कागज़ और कलम के अलावा कहीं हम लोग बूथ मैनेजमेंट कुछ नहीं है हम लोग का, बस एक आइडियोलॉजी है। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक से माध्यम से और गांव-गांव सभाओं के माध्यम से हम लोग का बात जनता तक गया है कि हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम लोग कहना क्या चाहते हैं। बाकी कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं है। उसके बाद भी आज तमाम जो पॉलिटिकल लीडर हैं, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, वे लोग सत्ते में हैं, वे लोग समय से हैं झारखंड की राजनीति में। तो कहीं ना कहीं हम लोग मान रहे हैं कि बहुत बेहतर स्थिति में है और गिरिडीह लोकसभा चुनाव तो फतह करेंगे ही। जो विधानसभा के चुनाव 6 महीना के बाद हैं, उनमें कहीं ना कहीं हम लोग प्रभावशाली दिखेंगे। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहला आपका क्या रहेगा मुद्दा? देखिए, अगर चुनाव जीत के हम लोग जाते हैं तो मैंने स्पष्ट कहा है कि झारखंड को अगर आप जानने का प्रयास करेंगे, झारखंड को अगर समझने का प्रयास करेंगे, चाहे आप तिलका मांझी को समझें, रघुनाथ महतो को समझें, बिरसा मुंडा को समझें, या तमाम जो भी अंग्रेज़ों के कालखंड में जितने भी झारखंड के आंदोलनकारी हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, तो उनका एक ही मकसद था, झारखंड की ज़मीन को बचाया जाए। इस सोने झारखंड के जो भूभाग हैं, उस भूभाग के टुकड़े को बचाया जाए। तो हम लोग सबसे पहला बात रखेंगे कि भाई आज जिस प्रकार से कॉरपोरेट जगत झारखंड में हावी है, जिस प्रकार अमानवीय तरीके से हमारी ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, कंपनी के माध्यम से, तमाम उद्योग के माध्यम से, उनको सिस्टमेटिक किया जाए। लीज़ की जो प्रक्रिया है उसको सिस्टमेटिक रखा जाए। आपको हम बताना चाहेंगे, बैरमा में 999 साल का लीज़ है। ये कोई भी सुनेगा तो मैंने हंसेगा कि 999 साल का लीज़ कैसे? ये असंवैधानिक विधि झारखंड में चलती है। तो इसीलिए जब हम लोग सदन में जाएंगे तो अपने पीड़ा से परिचित करवाएंगे। आज किस प्रकार बहुत ही सातिर तरीके से हमारी जो जीएम लैंड है, जीएम यानी जो रैयत का लैंड होता है, आज उसको सरकार अपने लैंड बैंक में तब्दील कर रही है और उनको पर्चा, एमओ का पर्चा काट रही है कंपनियों के लिए। तो आज आप हमारे साथ खड़े हैं तो एक सुंदर झारखंड दिख ही रहा है। लेकिन आज अगर हमारा विषय अगर सदन में स्थान नहीं मिला तो हमें लगता है 20 साल बाद अगर इसी झारखंड को अब इंटरव्यू करने के लिए आएंगे तो शायद झारखंड उजड़ चुका होगा। तो इसलिए हमारा मानना है कि सबसे पहले झारखंड के भूभाग को, झाड़ और खंड को बचाया जाए। जो झारखंड का मतलब है, झाड़ यानी जंगल और खंड यानी भूभाग। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए सबसे पहले संसद में आवाज़ उठेगी और उसके लिए हम लोग एक विधेयक, एक कानून बनाने की मांग करेंगे। अभी तक आपने कितनी सभाएं और कितने रोड शो अभी तक आपने किया है? देखिए, अगर 2.5 साल से हम लोग इतना मग्न हो चुके हैं झारखंड राज्य की राजनीति में, आंदोलन में, कि अनुमान नहीं, लेकिन अनुमानित लगभग 2000 के आसपास जनसभा मैंने किया
और केवल गिरिडीह लोकसभा के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 450 सभा को मैंने किया है। तो 2000 सभाएँ 2 साल में असंभव था, लेकिन कुछ तो कुदरती ताकत है हमारे पास, जो लगातार हम लोग इस राज्य का भ्रमण करते हैं, लगातार 400-500 किलोमीटर का दौरा करते हैं और लोगों तक अपने मैसेज, अपने विचारों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो बिल्कुल जयराम दा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे। कुछ एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इरफान अंसारी जो जामताड़ा विधायक है, उनके मतलब ये में जो है आपने एक टिप्पणी किया था कि नहीं, एक्चुअली वो तो इरफान दा का ही एक बयान था। पहला बात है कि देखिए, इरफान दा को आज जो झारखंड की पॉलिटिक्स में युवा हैं, उनको स्ट्रेट से दूर होने के लिए देखते हैं। उनके पास ना तार्किक बातें हैं, ना लहजा है, और तो इसलिए बड़ा माने युवा हैं, बिल्कुल नो डाउट इरफान को वॉच करते इरफान दा को, लेकिन कहीं ना कहीं मस्ती लेने के लिए। तो उनका खुद का बयान था, वो कुछ महीने पूर्व अपने 2 विधायक, कांग्रेस के विधायकों के साथ पश्चिम बंगाल में पकड़े गए थे, जिसमें शायद 38 या 40 लाख के आसपास का 51 लाख रुपए धरे गए थे। तो जब सवाल हुआ तो कह रहे थे साड़ी खरीदने गए थे। तो जाहिर सी बात है, साड़ी भी वही हम लोगों ने कहा भाई साड़ी कौन पहनता है, अगर आपके घर में कोई पहनता है, आपकी अर्धांगिनी, तो इतना महंगा साड़ी। तो हमने वही कहा कि अगर उससे अच्छा है कि आप इस सड़क की मरम्मती कर लेते तो बेहतर होता। तो ये कहीं ना कहीं उनका जो बयान होता है हमेशा बेतुका होता है, कोई तर्क नहीं, और वो बोलते हैं कि हम जनता के लिए साड़ी खरीदने गए थे। तब फिर अब मोदी जी को बोलते हैं कि नहीं आप 4 बाँट के वोट ले रहे, तो आप भी साड़ी बाँट के क्यों वोट लेंगे? आप सरकार में हैं, कांग्रेस पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सरकार में है। आप ग्रेजुएशन के छात्रों को आप 5000 प्रति माह भत्ता कहे हैं, मास्टर डिग्री के छात्रों को आप 7000 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता कहे हैं। तो वहाँ काम कीजिए, आप रोजगार सृजन करवाइए। भाई सरकार में आप बैठे हैं, आप साड़ी बाँट रहे हैं। तो ये था, ये बयान उनका ही बयान था, उसी बयान पर हमारा क्वेश्चन था। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी जो है लगातार विज्ञापन के माध्यम से जो है लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। नौकरी देंगे, सालाना जो है 1 लाख रुपया जो है महिलाओं को मिलेगा। मोदी जी भी जो है लगातार जो है प्रलोभन पे प्रलोभन दे रहे हैं। तो इससे क्या लगता है कि क्या जनता इससे कुछ प्रभाव होगा? देखिए, भले जनता पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि परिस्थितियों को अगर बदलना है, जैसे आज नो डाउट आज अगर देश की बड़ी समस्याओं में कुछ है तो बेरोज़गारी है, महंगाई है, ये बहुत बड़ी समस्याओं में है। तो अगर इन समस्याओं से निजात पाना है तो मेरा हिसाब से जो ये स्लोगन चलता आया है कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, इस स्लोगन को विराम लगाने की आवश्यकता है। गरीबी नहीं हटेगी, आप अमीरी को कंट्रोल करें। अगर आप अमीरी को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कुछ प्लान है, यानी अमीरों को नियंत्रण रखने के लिए आपके पास कुछ प्लान है, तो काम कीजिए। आज आप देश को क्रोनिक कैपिटलिज्म की ओर लेके जा रहे हैं। क्रोनिक कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है जिसमें IAS IPS और नेता मिलकर अमीर बनाने में सहयोग करे। तो आप तो तमाम आज हमारे झारखंड में आज अगर कहीं भी किसी गांव में जाइएगा तो कोई कंपनी आई है तो तुरंत माने 100-150 की संख्या में पुलिसकर्मी आके खड़े हो जाते हैं डराने के लिए जनता को। तो जाहिर सी बात है, आज आप देश को ये राजनेता क्रोनिक कैपिटलिज्म की ओर लेके जा रहे हैं और आप जनता के साथ वादा कर रहे हैं। नहीं चलेगा, गरीबी नहीं मिटेगी। आपके पास अगर कोई प्लानिंग है तो अमीरी को कंट्रोल कीजिए, इस देश को इंडिया ही रहने दीजिए, अडानी मत बनाइए। इस देश का स्पेलिंग INDI है, उसे ADANI तब में तब्दील मत कीजिए। अगर वो आपके पास प्लानिंग है तो मुझे लगता है इस देश में सुधार होगा। तो सबसे पहले जो भी राजनीति में आते हैं, हम लोग तो वही कहें कि अगर हमारे दल से कोई जीत के जाएंगे तो 75% अपना जो खुद का सैलरी है उसे डोनेट करेंगे। हमारे दल से अगर कोई जीत के जाएंगे तो हमने ये भी घोषणा किया है कि उनके ब्लड रिलेशन में उनका बेटा बेटी कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। उसके बाद हमारे चले जाने के बाद अगर कोई प्रतिभावान होगा तो देखा जाएगा। तो कुछ चीज़ें आपको चौंकाने वाली हैं, जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भले लोग मैंने लगेगा ये मजाक की बात हो रही है, लेकिन रियलिटी में उसको करना होगा। आप चंद मुट्ठी भर परिवार के हाथों में देश की संपत्ति थमा रहे हैं। आप परिवारवाद दोनों पार्टी में है, किस पार्टी में परिवारवाद नहीं है? बाप के बाद बेटा विधायक, बेटा के बाद तीसरा पीढ़ी विधायक बन रहा है, सांसद बन रहा है, और आप कहते हैं हम देश की उन्नति करेंगे। ऐसे देश की उन्नति बिल्कुल नहीं होती है। देश की उन्नति करना होगा तो आपको बैठना होगा, इकोनॉमिस्ट के साथ बैठना होगा, जो भी देश के बेहतरीन अर्थशास्त्री उनके साथ बैठना होगा, और ये चीज़ करना होगा कि सोशल इंजीनियरिंग को आपको लागू करना होगा। यहाँ इस देश में एक व्यक्ति के पास इतना पैसा है तो दूसरे के पास इतना है, इतने बीच में जो अंतर है वो नापने में से मैंने बहुत समय लगेगा। तो इसलिए अगर भारत देश के तमाम बुद्धिजीवियों के पास, भारत देश के सरकार में बैठे लोगों के पास अगर गरीबी हटाने के बजाय अमीरी को कंट्रोल करे, गलत अमीरी, अनियंत्रित तरीके से जो अमीरी की ओर तब्दील हो रहे हैं, अगर उनको कंट्रोल कर पाते हैं तो मेरा भारत देश छोड़िए, हमारे झारखंड की बात करें तो 40% खनिज संपदा देते हैं। आज इसी राज्य में कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन भर में 300 रुपये की मजदूरी करते हैं, और कुछ लोग एक कोयला का खदान है एक दिन में 1 करोड़ बेचता है, 1 करोड़ एक दिन में। तो इसका मतलब है बहुत, या तो आपको उन लोगों से डर लगता है जो पैसे वाले हैं,
आखिर वास्तविकता है, मानते हैं संविधान का सम्मान और कोई करता है, हम भी करते हैं, लेकिन ये बाबा साहब का कथन था कि अगर संविधान चलाने वाला अच्छा होगा तो देश अच्छाई के रास्ते पे चलेगा, और संविधान चलाने वाले अगर बुरे होंगे तो फिर अभिशाप साबित होगा। तो आज उनके लिए कोई कानून नहीं है, आज वे कानूनों को तार तार कर रहे हैं। ये तमाम क्षेत्रों में हमारे जहाँ जहाँ कोयला का प्रोडक्शन होता है, जहाँ जहाँ कोयला का खनन होता है, बिल्कुल अवैध तरीके से होता है, अमानवीय तरीके से होता है और असंवैधानिक तरीके से होता है, लेकिन उनको रोकने के लिए कोई नहीं। क्यों? कि कोई सिस्टम बैठा है, उनके पास तमाम जो सरकारी पदाधिकारी उनके साथ लगे हुए हैं, सरकार में बैठे मंत्री उनके साथ लगे हुए हैं, क्योंकि सबको अपना पेट भरना है। तो जिस दिन ये लोग ह्यूमनिज्म की बात करेंगे, जिस दिन ये मानवता की बात करेंगे, गरीब गुरबों की बात करेंगे, और सबसे पहले अपने आप को बदलेंगे। एक कहावत है ना कि अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तो जिस दिन हमारे नेता अपने आप को बदलेंगे, तो बदलिए, इनको बदलने के लिए कहेंगे, नहीं कहेंगे 75% अपनी संपत्ति दान करें, क्योंकि उन्होंने मेहनत से नहीं कमाया है, झोल फांस करके कमाया है, अपने सत्ता का दुरुपयोग करके कमाया है। और बिल्कुल आज अगर वो आज घर में बैठ कर झाल बजाएंगे तो उनकी 10 पीढ़ी आराम से खाना खाएगी, और हमारी वर्तमान पीढ़ी कहाँ पड़ेगी, कैसा उसका फ्यूचर होगा, वो हमारे पास प्लानिंग नहीं है। तो इसलिए अगर इस देश को सुधारना है, नो डाउट ये नेताओं का देश है, चूँकि संवैधानिक देश, उसमें राजनीति का प्रथम स्थान है। ये नेताओं के देश में सबसे पहले नेताओं को सुधारना होगा, और इनका जो स्वार्थ है, इनकी जो लालच है, उस पर त्याग करना होगा। नहीं तो इसीलिए हम लोग आज लोग हमें क्यों लाइक कर रहे हैं? आज एक साधारण सा लड़का इंडिया और एनडीए के बीच खड़ा है, और अभी चुनाव में जीत हासिल करने की स्थिति में खड़ा है। कोई हमारा गॉडफादर नहीं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, बस हमारी आइडियोलॉजी। लेकिन हम लोग जीत के जाएंगे तो अपना क्षेत्र है उसके बाहर एक बित्ता ज़मीन नहीं खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे भाई? अगर ये नेताजी ही सारी संपत्ति खरीद लेंगे तो जनता तो मरेगी ही मरेगी। और सीधी सी बात है, अगर जनता अपना ज़मीन बेचता है तो मजबूरी में बेचती है, तो जो नेता मजबूरी में जनता का ज़मीन खरीद ले वो अच्छा नेता होगा? कभी नहीं होगा। आज ये देश के तमाम नेता, 2-4 ईमानदार होंगे, तमाम नेता सबसे पहला काम क्या करते हैं? ज़मीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी तैयार करते हैं। ऐसे नेताओं से देश नहीं चलेगा। तो हमारी आइडियोलॉजी, हम लोग झारखंड में एक प्रयास किया, हम ये भी नहीं करें कि जादू की छड़ी हम घुमा देंगे। हमने ये प्रयास किया है, हम लोग चुनाव जीतेंगे तो हमारे दल से जो लीडर चुन के जाएंगे वो अकुत संपत्ति बिल्कुल जमा नहीं करेंगे। अगर जमा करेंगे तो अगली बार से उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। आपके ऊपर एक आरोप भी लगा रहे हैं राजनीतिक दल के लोग कि जयराम महतो जी को जो है भाजपा फंडिंग कर रहे हैं। क्या अच्छी बात बताइए, गिरिडीह में कौन हमसे हारेगी? अगर हमको भाजपा फंडिंग करती तो गिरिडीह का सीट जो उनका महत्वपूर्ण सीट है, 2004 में आखिरी बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के झोली में गया था, उसके बाद कंटिन्यू 3 टाइम आज बीजेपी के पास है। अगर वो सीट का नुकसान होगा तो किसका नुकसान हो रहा है? तो ये केवल भ्रम की बातें हैं और केवल दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आप अगर ग्राउंड में जाके सुनिएगा तो दोनों पक्ष कयास लगाते हैं। जेएमएम वाले कहते हैं कि बीजेपी संबंध है और बीजेपी कहते हैं जेएमएम की टीम है। तो ये इसीलिए भ्रम डाला गया है कि बोल तो दिया, जैसे जैसे हम लोग का कद बढ़ेगा इनकी पोल खोलेंगे। अब बिल्कुल खोलेंगे। हमने तो वही कहा जब कि इनको बुलाइए गाँव में, पानी पिलाइए, फूलों की माला चढ़ाइए और सवाल कीजिए कि हमारे गांव में तमाम किसानों की एवरेज ज़मीन 3 एकड़ है, आपकी 150 एकड़ कहाँ से हो गई? इनका मुंह बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ये सवालों के चलते, ये सुकरात को हमें याद आता है जब उसे 20 का प्याला दिया गया था, बस सवालों के चलते। तो इसलिए आज ये सवाल पसंद नहीं करते मेरे, क्योंकि वो मेरे सवाल इनकी प्रॉपर्टी को खोल के रख देते हैं। तो इसीलिए ये मैंने तरह तरह के भ्रम फैलाने का काम करते हैं, भ्रांतियाँ फैलाते हैं। जैसे चुनाव में कुछ लोग क्या किए थे कि मेरा और वर्तमान सांसद का एक फ़ोटो था मीडिया में, उसको निकाल के पोस्टर बना के और खासकर आदिवासी गाँव में जाके चिपका देते थे कि जयराम का और संसद के दोस्ती है। अरे भाई, आज से 5 साल 4 साल पुराना फ़ोटो है। हम गए थे एक आवेदन लेके अपने गाँव में एक ओवरब्रिज को लेकर। तो इस प्रकार से लोग बहुत गंदा प्लानिंग किया, बहुत मैंने बाकी लोग होता है ना कि अपना मेहनत से चुनाव जीतता है, और हम भी अगर जीत रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहा था? साजिश कर रहा था। बताइए, मेरा फोटो का बने गांव में चिपका दिया। पहले जान तो लीजिए हम क्यों मिले थे उनके साथ। कौन नहीं मिला होगा भाई? फुटबॉल का टूर्नामेंट हम लोग अच्छा खेलते थे, तमाम नेता वहाँ आते थे, चीफ गेस्ट बनते थे, हम लोग फाइनल जीतते थे, फोटो तो खिंचाएंगे ही। उन फोटो को निकाल के भ्रम फैलाया जा रहा है कि देखिए इनका इससे फोटो है। तो मतलब कह नहीं सकते। गिरिडीह में जो कुछ लोगों ने ऐसी नीचता दिखाई है जिसको आप बयान नहीं कर सकते। क्यों ना? सबको मालूम है कि ये लड़का पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। अगर ये आएगा तो धोती खोल के रख देगा। और वही हुआ है झारखंड में। अब हर वर्ग सवाल करने लगा। अब झारखंड के बच्चे भी डरते नहीं हैं, अब डरने नहीं लगे, हम सवाल करते हैं। झारखंड में 14 लोकसभा सीट में कुल कितने सीट? हम लोग 8 सीटों से लड़ रहे हैं, 8 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, और हमें लगता है कि हम लोग कंटेस्ट में हैं और अच्छा वोट मार्जिन रहेगा। हर एक जगह हम लोग लाख से प्लस वोट लाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के डेट में 2 साल में लोगों को 15 साल 20 साल लगता है। लोग वही कह रहे हैं, वही बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि यार ये मुखिया के चुनाव लड़ता था, हमको दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सांसद कैसे बनेगा? डायरेक्ट सांसद का चुनाव क्यों लड़ेगा 2 साल में? तो यही इन लोग की हालत ख़राब है कि हम लोग जीवन भर खपा देते हैं तलवा चाट के, और ये कहाँ से मैंने जंगलों से निकल कर आया है, आज जाके सीधे दिल्ली की तैयारी में है। आपका एक वीडियो और भी वायरल हो रहा था जो आप ये बता रहे थे कि अगर हम जीतते हैं तो भी चर्चा होगी और हार जाएंगे तो भी चर्चा होगी। तो इसका मतलब नहीं, इसका मतलब यही है कि झारखंड की राजनीति में हम लोग आ चुके हैं।
और तमाम अखबार के पन्नों की सुर्खियों में हम सब हैं, हमारा नाम है। तो यही हमने कहा था कि भाई हार जीत अलग विषय है, हम लोग झारखंड में स्थापित हो चुके हैं आइडियोलॉजी के माध्यम से, और फिलहाल झारखंड के जो लोग हैं वास्तव में अगर फ्यूचर किसी के साथ देख रहे हैं तो हम लोग के साथ देख रहे हैं। अभी उदाहरण के लिए आप किसका नाम लेते हैं, माननीय मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी, आखिर है कौन, उसी परिवार की अंग है। तो आप परिवारवाद से दूर नहीं होंगे तो कैसे आप लोकतंत्र को मैंने खूबसूरत कहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर जेन्युइन फ्यूचर अगर झारखंड राज्य के लोग अगर देख रहे हैं तो हम लोग के साथ देख रहे हैं, क्योंकि सब हमारा जो प्रत्याशी हमारे हैं मैक्सिमम जो भी हैं वो 30 साल के हैं, 35 साल के हैं। तो ये तो फर्स्ट टाइम हुआ है किसी भी राजनीतिक दल में, फर्स्ट टाइम हुआ है कि सब के सब युवा लोग पॉलिटिक्स में कदम रखे हैं। दादा ये बताएंगे, राजनीति में आपने कदम रखा, क्या सोच कर रखा आपने? देखिए, राजनीति में कदम जो रखा गया हमारे माध्यम से एक्सीडेंटली ये हुआ। 2-2.5 साल पहले एक मूवमेंट हुआ था भाषा को परीक्षा में शामिल करने को लेकर, और झारखंड और खासकर धनबाद बोकारो ज़िले के जो छात्र हैं उन्होंने असहमति दर्ज कराई कि भाई ये भाषा हमारे क्षेत्र की नहीं है। उड़ीसा में हमारे राज्य की भाषाओं को मान्यता बिल्कुल नहीं मिलेगा, तमिलनाडु में उड़िया भाषा को मान्यता बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो फिर हमारा राज्य चारागाह क्यों बनेगा। आज 23 साल हो गए हमारे राज्य के निर्माण को, लेकिन आज भी हमारे लोग पलायन करते हैं, हमारे लोग शोषण दमन का शिकार होते हैं। जो गैर राज्यों के लोग आए हैं चलकर, उनका दबदबा आज भी कायम है। तो इसलिए एक विरोध का स्वर गूंजा कि हमें भाषा से कोई शिकायत नहीं है, भाषा का अपना सीमा नहीं, वो कहीं कोई गाय लिखे, लेकिन सवाल है कि उसे हम कानूनी मान्यता अपने ज़िले में नहीं देंगे। तो उसको लेकर एक आंदोलन हुआ, एक मूवमेंट हुआ, और मैं मीडिया के सामने आया। जब मीडिया के सामने मैंने संबोधन रखा तो हमारी बातों में झारखंड की अब तक की दुर्दशा की, चीख पीड़ाओं की तस्वीर सामने नज़र आई। तो लोगों ने सभाओं के माध्यम से मुझे निमंत्रण करने लगे, मैं यहाँ वहाँ जाने लगा, भ्रमण करने लगा। और बीते 2-2.5 साल के बाद एक मैसेज आया कि नहीं, आप जैसे नौजवानों को अब राजनीति में आना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि राजनीति पॉलिटिक्स किया जाए, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कदम बढ़ाया जाए, और हम लोगों ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। बाकायदा ये भी निर्णय लिया कि हम लोग लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। तो आपने लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट में, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, अभी तक जो माहौल बना है हम लोग जीत रहे हैं। चुनाव तो जीत हार होगी ही, लेकिन इंडिपेंडेंट होके आप बिना किसी बूथ मैनेजमेंट के, हमारा कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं है, बस लोगों की भावना है कि गिरिडीह से जयराम महतो लड़ रहा है, उसके प्रत्याशी जहाँ जहाँ लड़ रहे हैं उस लड़के को सपोर्ट करना है कि वो हमारे बच्चों के भविष्य की बात करता है, वो झारखंड में फ्री और फेयर एग्जाम की बात करता है, वो किसानों की ज़मीन की बात करता है, वो मजदूरों के वेतन वृद्धि की बात करता है, और वो हमेशा मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा होता है। तो ये एक मैसेज गया, कहीं बूथ मैनेजमेंट नहीं हुआ है। हमको लगता है कि कागज़ और कलम के अलावा कहीं हम लोग बूथ मैनेजमेंट कुछ नहीं है हम लोग का, बस एक आइडियोलॉजी है। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और गांव-गांव सभाओं के माध्यम से हम लोग का बात जनता तक गया है कि हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम लोग कहना क्या चाहते हैं। बाकी कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं है। उसके बाद भी आज तमाम जो पॉलिटिकल लीडर हैं, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, वे लोग सत्ते में हैं, वे लोग समय से हैं झारखंड की राजनीति में। तो कहीं ना कहीं हम लोग मान रहे हैं कि बहुत बेहतर स्थिति में है, और गिरिडीह लोकसभा चुनाव तो फतह करेंगे ही। जो विधानसभा के चुनाव 6 महीना के बाद हैं उनमें कहीं ना कहीं हम लोग प्रभावशाली दिखेंगे। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहला आपका क्या रहेगा मुद्दा? देखिए, अगर चुनाव जीत के हम लोग जाते हैं तो मैंने स्पष्ट कहा है कि झारखंड को अगर आप जानने का प्रयास करेंगे, झारखंड को अगर समझने का प्रयास करेंगे, चाहे आप तिलका मांझी को समझें, रघुनाथ महतो को समझें, बिरसा मुंडा को समझें, या तमाम जो भी अंग्रेज़ों के कालखंड में जितने भी झारखंड के आंदोलनकारी हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, तो उनका एक ही मकसद था, झारखंड की ज़मीन को बचाया जाए। इस सोने झारखंड के जो भूभाग हैं उस भूभाग के टुकड़े को बचाया जाए। तो हम लोग सबसे पहला बात रखेंगे कि भाई आज जिस प्रकार से कॉरपोरेट जगत झारखंड में हावी है, जिस प्रकार अमानवीय तरीके से हमारी ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है कंपनी के माध्यम से, तमाम उद्योग के माध्यम से, उनको सिस्टमेटिक किया जाए। लीज़ की जो प्रक्रिया है उसको सिस्टमेटिक रखा जाए। आपको हम बताना चाहेंगे बैरमा में 999 साल का लीज़ है। ये कोई भी सुनेगा तो मैंने हंसेगा कि 999 साल का लीज़ कैसे, ये असंवैधानिक विधि झारखंड में चलती है। तो इसीलिए जब हम लोग सदन में जाएंगे तो अपने पीड़ा से परिचित करवाएंगे। आज किस प्रकार बहुत ही शातिर तरीके से हमारी जो जीएम लैंड है, जीएम यानी जो रैयत का लैंड होता है, आज उसको सरकार अपने लैंड बैंक में तब्दील कर रही है और उनको पर्चा, एमओ का पर्चा काट रही है कंपनियों के लिए। तो आज आप हमारे साथ खड़े हैं तो एक सुंदर झारखंड दिख ही रहा है। लेकिन आज अगर हमारा विषय अगर सदन में स्थान नहीं मिला तो हमें लगता है 20 साल बाद अगर इसी झारखंड को अब इंटरव्यू करने के लिए आएंगे तो शायद झारखंड उजड़ चुका होगा। तो इसलिए हमारा मानना है कि सबसे पहले झारखंड के भूभाग को, झाड़ और खंड को बचाया जाए। जो झारखंड का मतलब है, झाड़ यानी
जंगल और खंड यानी भूभाग। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए सबसे पहले संसद में आवाज़ उठेगी और उसके लिए हम लोग एक विधेयक, एक कानून बनाने की मांग करेंगे। अभी तक आपने कितनी सभाएं और कितने रोड शो अभी तक आपने किया है? देखिए, अगर 2.5 साल से हम लोग इतना मग्न हो चुके हैं झारखंड राज्य की राजनीति में, आंदोलन में, कि अनुमान नहीं, लेकिन अनुमानित तो लगभग 2000 के आसपास जनसभा मैंने किया। और केवल गिरिडीह लोकसभा के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 450 सभा को मैंने किया है। तो 2000 सभाएं 2 साल में असंभव था, लेकिन कुछ तो कुदरती ताकत है हमारे पास, जो लगातार हम लोग इस राज्य का भ्रमण करते हैं, लगातार 400-500 किलोमीटर का दौरा करते हैं और लोगों तक अपने मैसेज, अपने विचारों को पहुंचाने का कार्य करते हैं।